चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जॉब वर्क। आ जाइए बाबा जॉब वर्क में नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। जॉब वर्क का चैप्टर। सर एक क्विक लिंकिंग तो दे दीजिए चैप्टर का। हाँ बेटा लिंकिंग ले ले। आ जाइए, हमने सीखना चालू किया था जीएसटी गुड्स और सर्विस से। बोल बेटा बोल। हमने सीखना चालू किया था गुड्स एंड सर्विस से। सर अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया, या तो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो सर आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रास्टेट तो सीजीएसटी लेवी होगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी कलेक्ट करेगा और पे करेगा एक टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार जो आपको वैल्यू मालूम चल गया सर, एक बार जो वैल्यू आपको मालूम चल गया, अब आप रेज करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और डिलीवरी चालान। उसके बाद सर मेंटेन करना है अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और सामान सामने वाले व्यक्ति को भेज देना है विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। फिर गवर्नमेंट ने बोला बेटा सर बेटा अब सर क्या होगा यहां पे, एक बार जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिया, गुड्स भेज दिया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है लायबिलिटी टू पे आ गया। और लायबिलिटी टू पे आता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। उसके बाद आप यूज करोगे अपना, समझ लीजिए 1000 रुपए का लायबिलिटी था, आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर लोगे। सुन लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18 हमने पढ़ लिया था। अब सुनिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के साथ ही एक अटैच चैप्टर है जॉब वर्क का चैप्टर। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं जॉब वर्क। जॉब वर्क चैप्टर सेक्शन नंबर 19 आता है। जॉब वर्क रिलेटेड जो प्रोसीजर है कि गुड्स भेजने हैं जॉब वर्कर को, तो बेटा साथ में सेक्शन नंबर 143 भी हम पढ़ते हैं, प्लस एक रूल नंबर 55 भी आता है। चलिए शुरू करते हैं समझना जॉब वर्क। आ जाइए जॉब वर्क के चैप्टर में। सर जॉब वर्क, पहला बात मुझे बताइए जॉब वर्क होता क्या है। मैं अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस करूंगा आपके गुड्स के ऊपर, तो सर मेरा ट्रीटमेंट और प्रोसेस आपके गुड्स के ऊपर करना एक सर जॉब वर्क एक्टिविटी है, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए समझते हैं। अब समझ लीजिए एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल को गुड्स भेजने हैं जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्क कराने के लिए, कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस कराने के लिए समझ लीजिए गुड्स भेजना है। ठीक है, शर्ट का कपड़ा खरीदा, अब शर्ट का कपड़ा को समझ लीजिए स्टिच करवाना चाहता है, तो प्रिंसिपल ने क्या किया सर, अगर जॉब वर्कर को प्रिंसिपल गुड्स भेजना चाहता है, हमेशा याद रखिएगा पहले ऐसे स्टार्ट होता है कि सर प्रिंसिपल क्या करेगा, समझ लीजिए कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा, तो सर कपड़े खरीदने पे जो भी सप्लाई ऑफ इनपुट ले रहा है, और सर समझ लीजिए एक सीविंग मशीन भी खरीद लिया, तो जो भी इनपुट एंड कैपिटल गुड्स ये खरीदेगा उसका ये आईटीसी ले सकता है। अगर प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर को तो आईटीसी ले सकता है। सेक्शन नंबर 19 बोलता है ये पॉइंट कि सर प्रिंसिपल इनपुट खरीद सकता है, कैपिटल गुड्स भी खरीद सकता है और उनको जॉब वर्क के लिए भेज सकता है, और आईटीसी भी ले सकता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि सर जॉब वर्क के जो प्रिंसिपल है एक रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर ये प्रिंसिपल अब गुड्स को भेजना चाहता है जॉब वर्कर को, तो सर फर्दर जॉब वर्क करने के लिए अगर गुड्स को भेजना चाहता है, हमेशा याद रखिएगा जॉब वर्क पे गुड्स को भेजना सप्लाई नहीं होता। सेंडिंग ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क इज नेवर ए सप्लाई। सेंडिंग ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क कभी भी सप्लाई नहीं होता अगर आपने सेक्शन नंबर 143 का प्रोसीजर फॉलो किया है। सेक्शन नंबर 143 बोलता है आप इनपुट एंड कैपिटल गुड्स को भेज सकते हो, जॉब वर्कर के पास भेज सकते हो, बस एक काम कीजिएगा ऑनलाइन जाइए, बस आप एक काम कीजिएगा ऑनलाइन नहीं डिलीवरी चालान जनरेट कर लीजिएगा। डिलीवरी चालान का जो स्टोरी है, जॉब वर्क रिलेटेड डिलीवरी चालान का स्टोरी बेसिकली रूल नंबर 45 में बोला गया है, एंड सर उसका जो कंटेंट होता है वो सेम टू सेम जो रूल नंबर 55 वाला डिलीवरी चालान होता है वही होता है। ठीक है सर, अब मैं डिलीवरी चालान के साथ भेज दूंगा, 2 कॉपी ऑफ द डिलीवरी चालान साथ में भेज दूंगा ताकि एक जॉब वर्कर रख ले और गुड्स को वापस जब भेजे तो एक कॉपी ऑफ द डिलीवरी चालान के साथ गुड्स को वापस भेज दे। तो सर मैं डिलीवरी चालान के साथ भेजूंगा, प्लस जब जा रहा है तो सर उन गुड्स का एक इंटीमेशन भी देना पड़ता है। अब सुनिए, हर बार जब आप गुड्स भेजो जॉब वर्क के लिए तो इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। इंटीमेशन आप दोगे हाफ ईयरली एंड एनुअली इन जीएसटी आईटीसी 0
4 क्या बोलता है GL4? ये बोलता है कि जो जो आप गुड्स डिस्पैच के जॉब वर्कर के लिए, जॉब वर्क के लिए, जो जो गुड्स आपने उनसे रिसीव कर लिए, जॉब वर्कर को भेजे और फिर उधर से दूसरे जॉब वर्कर के पास गए, सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। और किस में देने पड़ेंगे? जीएसटी आईटीसी 01 में। सर अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कब का देखा जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, बस आपको बता दिया मैंने, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ तो मुझे एनुअली एक आईटीसी 04 एनुअली फाइल करना है बाय 25 ऑफ अप्रैल। जब साल खत्म हो गया उसके बाद 25 ऑफ अप्रैल को फाइल करना है। उसके बाद अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो सर मुझे फाइल करना पड़ेगा हाफ ईयरली, साल में 2 बार। सर अप्रैल टू सितंबर रिलेटेड डिटेल्स 25 ऑफ अक्टूबर एंड अक्टूबर टू मार्च रिलेटेड डिटेल 25 ऑफ अप्रैल तक मुझे फाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? तो सर मैंने इनपुट एंड कैपिटल गुड्स रिसीव किए, अब मैं उन्हें जॉबर के लिए भेज सकता हूं। भेजूंगा तो डिलीवरी चालान के साथ भेजूंगा, इंटीमेशन हाफ ईयरली एनुअली दे दूंगा इन जीएसटी आईटीसी 04 प्लस जब भी भेज रहे हो आपको साथ में एक ई वे बिल चिपका के भेजना है। सर ई वे बिल अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है तो कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 होगा तो ही ई वे बिल चाहिए। सर अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है तो मैंडेटरी है ई वे बिल जनरेट करना। सर एक बात बताइए, क्या मैं सप्लायर को बोल सकता हूं तो बिल मुझे कर दे और सर गुड्स डायरेक्टली यहां से भिजवा दूं जॉबर के लिए? यस बाबा, आप ऐसा भी कर सकते हो। सप्लायर को बोलिए कि सर बिल मुझे दे दीजिए, बिल मुझे दे दीजिए, कपड़ा डायरेक्टली समझ लीजिए, कपड़े से मैं शर्ट बनवाना चाहता हूं, कपड़े को डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दीजिए, ऐसा भी करवा सकते हैं। ठीक है सर, बस याद रखिएगा जब इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को भिजवा रहे हो तो इनवॉइस की कॉपी के साथ भिजाइएगा, जॉब वर्कर का नाम एज ए कंसाइनी डलवा दीजिएगा प्लस डिलीवरी चालान आपको डायरेक्टली इशू कर देना है अपने जॉब वर्कर को। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, मैंने कुछ सामान इंपोर्ट किया है, एक मशीनरी चाहिए थी, इंपोर्ट कर ली और जॉब वर्कर को डायरेक्टली भिजवा सकता हूं क्या? हाँ बाबा, आप इंपोर्ट करके पोर्ट से डायरेक्टली जॉब वर्कर को मशीन या इनपुट भिजवा सकते हो। बस गुड्स को मूव कीजिएगा अलोंग विद ए कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री और सर डिलीवरी चालान डायरेक्टली बना के भेज दीजिएगा। अब सुनिए, जब आपके गुड्स जॉब वर्कर के पास चले गए तो सर जॉब वर्कर का काम क्या होता है? जॉब वर्कर का काम होता है जॉब वर्क करना, ट्रीटमेंट और प्रोसेस करना। अब उसका जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके जॉब वर्कर को ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके सर गुड्स को आपको रिटर्न कर देने हैं, जॉब वर्कर को आपको गुड्स को रिटर्न कर देने हैं। टाइम लिमिट होता है बेटा, याद रखिएगा। जब आपने गुड्स को जॉब वर्कर के लिए भेज दिया, जॉब वर्कर से प्रोसेस करा के गुड्स को वापस ले आना है विद इन 1 ईयर। ब्रिंग बैक द इनपुट, जो आपने रॉ मटेरियल भेजा है उसको 1 साल में और कैपिटल गुड्स को 3 साल में वापस ले आना है। 2 कॉपी ऑफ डिलीवरी चालान के साथ भेजा था, 1 कॉपी जॉब वर्कर रख लेगा और जब गुड्स को वापस भेजेगा अलोंग विथ 1 कॉपी ऑफ द डिलीवरी चालान वापस भेज देगा। सर अगर मैं 1 साल और 3 साल में नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं, एक्सटेंशन मांग ले। 1 साल इन केस ऑफ इनपुट एंड 2 साल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स का एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? सर समझ लीजिए मुझे एक्सटेंशन मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिला एक्सटेंशन सर उस केस में क्या होगा? मैंने गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजा और 1 साल में, जनरली ऐसा एक्सटेंशन का बात नहीं होता है तो आपको 1 साल और 3 साल में लाना पड़ता है। अब अगर आपने 1 साल और 3 साल में गुड्स को वापस नहीं लाया तो सर, तो आपको याद रखना है इफ गुड्स आर नॉट रिसीव बैक और या फिर आप उसको डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रेमाइस से सप्लाई भी कर सकते हो। डायरेक्ट सप्लाई का बात बाद में करेंगे, ठीक है? अगर आप गुड्स को रिसीव बैक नहीं किए विद इन 1 ईयर इन केस ऑफ इंपोर्ट और कैपिटल गुड्स को अगर आपने 3 साल में रिसीव नहीं किया बेटा, तो जिस दिन आपने डिस्पैच किया था उससे 1 साल और 3 साल, या जिस दिन जॉब वर्कर ने डायरेक्टली रिसीव किया था उससे 1 ईयर और 3 इयर्स का टाइम लिमिट देखा जाएगा। एक तो अगर आपने डायरेक्टली भेजा था तो जिस दिन आपने भेजा था उससे 1 साल 3 साल देखा जाएगा। अगर आपने बिल टू शिप टू मॉडल में डायरेक्टली भिजवा दिया था तो सर
अगर आपने सप्लायर से भिजवा दिया था तो उस केस में जिस दिन उसको रिसीट हुआ उससे 1 साल और 3 साल में वापस रिसीव हो जाना चाहिए। सर अगर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच अगर आपने भेजा है, अगर डायरेक्टली रिसीव हुआ है तो डेट ऑफ रिसीट से देखा जाएगा। अगर आप 1 साल और 3 साल में अपने गुड्स को वापस नहीं लाते जॉब वर्क करा के, तो सर जिस दिन आपने भेजा था 1 साल और 3 साल पहले जब भेजा था, मान लिया जाएगा उस दिन भेजा नहीं था, बेचा था और उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। डीम्ड एज सप्लाई व्हेन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स वेर सेंट आउट। प्रिंसिपल टू रेज द इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करेगा। 1 साल पहले का सेल अब डिक्लेयर कर रहे हो तो सर आपको जीएसटी देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको क्या बोला, जॉब वर्कर को गुड्स भेजना, भेजो, डिलीवरी चालान, ई वे बिल प्लस इंटीमेशन ऑनलाइन देना है, हाफ ईयरली एनुअली। सर जॉब वर्कर को गुड्स पहुंच गए, 1 साल और 3 साल में जॉब वर्क करा के वापस ले आना। ठीक है सर, अब समझ लीजिए मेरे गुड्स जॉब वर्कर के पास रेडी है। मैंने बोला सर जॉब वर्कर के नजदीक में ही मुझे एक बायर मिल गया है, मेरे गुड्स जॉब वर्कर के पास रेडी है और सर मुझे मेरे गुड्स खरीदने वाला एक बायर यही मिल गया है। तो बेटा एक काम कर, आप डायरेक्टली यहां से यहां गुड्स भेज सकते हो, बस प्रिंसिपल इनवॉइस इशू कर देगा और गुड्स डायरेक्टली यहां से यहां चले जाएंगे। समझ लीजिए मैंने दिल्ली कुछ गुड्स भेजे जॉब वर्क करने के लिए, जॉब वर्क हो गए, अब मैं क्या गुड्स को वापस लाऊं बैंगलोर, मैं क्या करूंगा, अगर दिल्ली में मुझे कोई बायर मिल गया तो मैं उधर से उधर ही भेज दूंगा, बस इनवॉइस यहां से भेज दूंगा और सर गुड्स मूव हो जाएंगे जॉब वर्कर से डायरेक्टली मेरे बायर को। ऐसा कर सकते हो, जॉब वर्कर के प्रेमाइस से आप डायरेक्टली भेज सकते हो। गुड्स के केस में, इनपुट्स के केस में 1 साल एंड कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल का टाइम लिमिट एप्लीकेबल है। सर कौन इनवॉइस बनाएगा, प्रिंसिपल इनवॉइस बनाएगा। ये बायर किससे खरीद रहा है, प्रिंसिपल से खरीद रहा है, प्रिंसिपल इनवॉइस बनाएगा और सर हमेशा ये एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल में ही आएगा। सर क्या मैं जॉब वर्कर के प्रेमाइस से डायरेक्टली भेज सकता हूं? हाँ बाबा, आप डायरेक्टली सामान को बेच सकते हो डायरेक्टली सामान को जॉब वर्कर के प्रेमाइस से, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है। ऐसा सप्लाई पॉसिबल तभी होगा जब जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है और सर अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसकी प्लेस को डिक्लेयर कर दीजिए एज योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। सर अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड कब होता है, हमेशा याद रखिएगा, जॉब वर्कर का रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जॉब वर्कर का टर्नओवर ग्रेटर देन 20 लाख और एम स्क्वायर एनटी का केस में 10 लाख क्रॉस होता है तो ही जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन लेता है। अगर लेस देन इक्वल टू 20 लाख 10 लाख होता है तो जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड होता है। ठीक है सर। अब जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो उसके प्रेमाइस से आप डायरेक्टली बेच सकते हो। सर अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए आपको उसको प्रेमाइसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब अपना गोडाउन की तरह डिक्लेयर कर देना है। या फिर गवर्नमेंट ने बोला ये दो भी नहीं अगर हो रहा है तो सर अगर कमिश्नर ने आपके गुड्स को नोटिफाई किया हुआ है तो उस केस में आप बिना जॉब वर्कर रजिस्टर्ड, बिना उसके प्रेमाइसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किए भी वहां से सप्लाई कर सकते हो। एक बेटा एक बात याद रखना, ये बायर था प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल इनवॉइस बनाएगा, प्रिंसिपल के हाथ में टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सारा कुछ देखा जाएगा, प्रिंसिपल ही जीएसटी पे करने वाला है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई टू बी डिटरमाइंड इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल समझ लीजिए एक स्टेट में है, जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है, तो सर जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से अगर सप्लाई करना है जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा दूसरे स्टेट में तो आप जॉब वर्कर की प्रेमाइस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो बेटा गुड्स को वापस लाइए और फिर सप्लाई करना पड़ेगा। If job worker is in different state, declaring additional place of business is not possible. Hence, either job worker should take registration or you bring back the goods and then go ahead and supply. ठीक है सर। सर एक बात बताइए, मैं डायरेक्टली इंडिया में तो भेज सकता हूं, क्या मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं? यस बाबा, आप 1 साल और 3 साल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाएगा, प्रिंसिपल ही एलयूटी या बॉन्ड देगा या प्रिंसिपल ही जो आईजीएसटी पे करना है वही देगा। एंड सर अगर जॉब वर्कर के प्रेमाइस से एक्सपोर्ट भी करना है तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए या जॉब वर्कर की प्रेमाइस को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, क्या
ये जॉब वर्कर का ट्रीटमेंट और प्रोसेस होने के बाद समझ लीजिए शर्ट का स्टिचिंग वगैरह हो गया। अब शर्ट का बटनिंग वगैरह करना है, पैकिंग वगैरह करना है, तो क्या मैं आगे और एक जॉब वर्कर के पास भिजवा सकता हूं? हाँ बेटा, सेकंड जॉब वर्कर के पास भिजवा सकते हो, बस डिलीवरी चालान के साथ भेज देना। सर डिलीवरी चालान कौन रेज करेगा? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि सर वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर आप भेज सकते हो। डिलीवरी चालान प्रिंसिपल या जॉब वर्कर नंबर प्रिंसिपल या तो प्रिंसिपल या जॉब वर्कर नंबर 1 जो है वो डिलीवरी चालान रेज कर देगा, या फिर प्रिंसिपल ने इसको जो डिलीवरी चालान दिया था जॉब वर्कर नंबर 1 को, उसी डिलीवरी चालान को एंडोर्स करके गुड्स को आगे भेजा जा सकता है। और सर समझ लीजिए 1000 शर्ट थे, 100 शर्ट 100 शर्ट 100 शर्ट ऐसे भेजा जा रहा है, तो सर उस केस में तो नया डिलीवरी चालान ही इशू करना पड़ेगा, प्रिंसिपल या जॉब वर्कर नंबर 1 करेगा। ठीक है सर। अब सर जॉब वर्कर नंबर 2 के पास आ गया है, उसने गुड्स का जॉब वर्क करके गुड्स को रेडी कर दिया है, तो सर क्या मैं डायरेक्टली उसके प्रेमाइसेस से भी भेज सकता हूं? यस बाबा यस, प्रिंसिपल का सेल माना जाएगा, प्रिंसिपल इनवॉइस रेज करेगा, प्रिंसिपल के हाथ में एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, प्रिंसिपल ही उसका इनवॉइस रेज करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल के हाथ में देखा जाएगा। लेकिन सर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए या जॉब वर्कर का प्रेमाइसेस आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर क्या यहां से मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं? सेम टू सेम, 1 साल और 3 साल में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, एक्सपोर्ट जब कर रहे हो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाएगा, आईजीएसटी पेमेंट करना है तो प्रिंसिपल करेगा, एलयूटी और बॉन्ड देना है तो भी प्रिंसिपल ही देगा। हमेशा याद रखिएगा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए या उसका प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर्ड होना चाहिए। एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और सर ये सप्लाई हमेशा प्रिंसिपल का माना जाएगा। और एक बात याद रखिए, बच्चे मुझे बहुत बार पूछते हैं सर एक जॉब वर्कर से दूसरे को गया, दूसरे से तीसरे को गया, तीसरे से चौथे को गया, एक साल का एडिशनल मिलता रहेगा। बेटा एक बात याद रखना, आपके यहां से गुड्स जो निकले 1 साल में वापस आ जाना चाहिए पूरा रोटेशन लगा के, और कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस आ जाना चाहिए। 1 ईयर एंड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? या फिर जब डायरेक्टली रिसीव हुए थे उससे 1 साल और 3 साल में गुड्स आपके वापस आ जाने चाहिए। सर जॉब वर्कर ने जब जॉब वर्क किया, चाहे इसने किया या इसने किया, सर वहां कुछ वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हो गया, शर्ट का कटिंग वगैरह किया तो वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोला चल वेस्ट और स्क्रैप को अगर जॉब वर्कर के प्रेमाइस से बेचा जा रहा है तो सर सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर जीएसटी दे देगा, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल ही जीएसटी देगा। लेकिन बस इधर एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कचरा बेचने के लिए जॉब वर्कर की प्रेमाइस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये जो जॉब वर्क होता है इस रिलेटेड अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? जॉब वर्क रिलेटेड जो इनपुट एंड कैपिटल गुड्स है उसका जो अकाउंट्स है वो प्रिंसिपल मेंटेन करेगा कि सर मैंने कितना इनपुट्स एंड कितना कैपिटल गुड्स वगैरह भेजा है, सर कितना वापस आ गया, सारा अकाउंट्स मेंटेन करने का सिरदर्दी प्रिंसिपल का है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सर मैंने जो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स भेजे तो रिटर्न आने के लिए जो टाइम लिमिट होता है वो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स का होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मोल्ड, डाई, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स वगैरह है तो सर मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स वगैरह है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता है रिसीव बैक करने का। मोल्ड, डाइस, टूल्स वगैरह के लिए 1 ईयर और 3 ईयर, ये जो 3 इयर्स का कैपिटल गुड्स का टाइम लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर। अब सर एक बार जो प्रिंसिपल ने गुड्स को वापस रिसीव कर लिया, गया, जॉब वर्क हुआ और वापस आ गया, तो अगर समझ लीजिए प्रिंसिपल खुद बेचता है तो बाबा खुद बेच रहा है तो प्रिंसिपल तो खुद ही बेचेगा ना, चाहे जॉब वर्क करके प्रेमाइस से बेचे या वापस लाके बेचे। इट इज ऑलवेज सेल ऑफ गुड्स आफ्टर जॉब वर्क इज ऑलवेज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि सर अगर जॉब वर्कर ने जॉब वर्क कर दिया, अब मैं जॉब वर्कर हूं, मैं आपके गुड्स का जॉब वर्क करता हूं, समझ लीजिए आपने शर्ट भेजा है, आपने बोला सर वॉशिंग करके डाई वगैरह लगा के दीजिएगा। अब वॉशिंग डाइंग वगैरह करने के लिए मैंने कुछ मशीन, कुछ इनपुट सर्विसेज खरीदा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट उसे मिलेगा, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई जॉब वर्क सर्विसेज देने के लिए अगर
जॉब वर्कर कुछ भी इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स खरीदता है तो उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। ये पॉइंट भी मैंने यहां लिख दिया। सर कैसा चैप्टर है ये? एक्चुअली जॉब वर्क और आईएसडी आइदर ऑफ द चैप्टर से एक 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। जॉब वर्क में बहुत अच्छा सा बात आपको ध्यान रखना है कि 1 साल और 3 साल में वापस रिसीव कर लेना है। नहीं किया रिसीव तो सर उसको सप्लाई मान लिया जाता है जब आपने गुड्स को भेजा था। और सर मोल्ड डाइज वगैरह के केस में 1 ईयर और 3 इयर्स का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। उसके अलावा सर ये जो वेस्ट और स्क्रैप है इसका ट्रीटमेंट का ध्यान रखिएगा। बस बाबा ये चैप्टर से मुझे लगता है कि इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन आंसर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। राइट एवरीवन, क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ जॉब वर्क।